नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का कैरियर इंडिया एजुकेशन में। आज हम मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा 2023 की टेस्ट सीरीज लेकर आए हुए हैं। इस टेस्ट सीरीज को आप लोग सभी लोग लगाइए और समझिए कि आप स्वयं कितने पानी में हैं या आपने अभी तक अपनी कितनी तैयारी कर रखी है। इसमें शुरुआत अपन हिंदी से करेंगे और क्रमशः सभी सब्जेक्टों को देखेंगे। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 2 फायदे उनको मिलने वाले हैं। पहला फायदा तो ये है कि क्लास जैसे ही चालू होगी तो आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप क्लास को देख लेंगे। दूसरा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण फायदा यह है कि 15 मार्च से हम लोग जो पटवारी के एग्जाम जो 15 मार्च से हो रहा है उसका एनालिसिस इस पे करवाएंगे, यानी प्रत्येक शिफ्ट में कौन से प्रश्न कैसे क्या पूछे गए हैं। इससे आपके लिए भविष्य में रणनीति बनाने के लिए एक उचित प्रश्न और उचित रणनीति आपके पास में स्वयं होगी। 15 मार्च को यदि आपका पेपर है तो कोई बात नहीं, यदि 15 को नहीं है आपका पेपर तो आप लोग उसके लिए एक अच्छी रणनीति बना सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। आबकारी वाले पेपर में आपने देखा ही कि प्रश्नों का लेवल अब जो पहले 5 साल पहले पेपर होते थे उन सब से बदल चुका है। चलिए अपन चालू करते हैं बिना लेट किए हुए। शुरुआत में ही हिंदी का पार्ट है ना, पार्ट 1 अपन इसकी चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न जो है, पहला प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अफ्रीका, छाता, कमल, तमिल। अब इनमें हमें करना कैसे है इनको हल, इनके प्रयोग करके आप लोग तुरंत देख लीजिए। अफ्रीका, छाता, कमल, तमिल। अफ्रीका में लोग रहते हैं, पुल्लिंग है। छाता बरसात में लिया जाता है, पुल्लिंग है। कमल कीचड़ में खिलता है, पुल्लिंग है। तमिल बोली जाती है। तो क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया कि नहीं हो गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। निम्नलिखित में से प्रिय का स्त्रीलिंग क्या होगा? प्रियतमा, प्रिया, प्रियांशु, प्रिय। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रिय का जो स्त्रीलिंग शब्द होता है वो प्रिया होता है। ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, अच्छे से याद रख लें। और ये सभी इसके आसपास जो हैं वो हमको देखने को मिलते हैं। देखिए, प्रियतमा आदमी कंफ्यूज होता है, प्रियांशु में कंफ्यूज नहीं होगा, प्रिय में भी कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन आंसर प्रिया होता है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करें। देशभक्त कठोर यातनाओं को सहते हैं, मैंने तुझे कितना समझाया, सकुशलता पूर्वक जयपुर पहुंच गया, उसकी समझ में कुछ नहीं आया। इस प्रश्न को करवाने से पहले इसकी मैं आपके लिए थोड़ा, ये इसका स्ट्रक्चर क्या है और ये क्यों पूछा जाता है, मतलब किस कारण से पूछा जाता है, समझिए। अशुद्ध वाक्य में सबसे ज्यादा जो अशुद्ध वाक्य होते हैं वो होते हैं आवश्यकता से अधिक शब्दों का प्रयोग। तो सबसे पहले आप लोगों को यही देख लेना है कि इसमें आवश्यकता से ज़्यादा शब्द तो नहीं है, तो इसी बात को लेते हैं। फिर बाद में लिंग संबंधी, फिर वचन संबंधी, इस प्रकार की जो त्रुटियां होती हैं वो होती हैं। देशभक्त कठोर यातनाओं को सहते हैं, क्लियर है। मैंने तुझे कितना समझाया, इसमें भी अनावश्यक शब्द नहीं है। सकुशलता पूर्वक जयपुर पहुंच गया, अब इसको आप समझें। सा कुशलता पूर्वक जयपुर पहुंच गया, या तो कुशलता पूर्वक जयपुर पहुंच गया, अब सा भी लिख दिया, कुशलता भी लिख दिया, पूर्वक भी लिख दिया, तो यहां पर हैं दोस्तों अनावश्यक शब्द। क्लियर, अब आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसे 2-4 प्रश्न और हैं, उनको देखेंगे तो आप समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करें। आप अपनी कार को ही ले आना, उसे रस्सी से बांधकर मारा, हमने अपना देश नहीं छोड़ा, हमने आपसे कहा था कि। फिर से देखें, आप अपनी कार को ही ले आना, क्या इसको ऐसा नहीं लिख सकता मैं, आप अपनी कार ले आना, को ही बोलना जरूरी है? तो यहां भी अनावश्यक संबंधी शब्द हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, पहला। क्लियर, ये हो गया इसका पहला आंसर। विंध्याचल पर्वत हिमालय से प्राचीन है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? अनावश्यक शब्द हैं, अनुपयुक्त शब्द हैं, लिंग संबंधी है या वचन संबंधी है? बताएं। विंध्याचल पर्वत हिमालय से प्राचीन है, क्या मैं ये नहीं बोल सकता विंध्याचल हिमालय से प्राचीन है? पर्वत शब्द लगाने की क्या जरूरत, क्योंकि विंध्याचल अपने आप में पर्वत होने का एक तरीके से प्रमाण दे रहा है। तो इसमें अनावश्यक शब्द संबंधी अशुद्धियां हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है? निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करें। मंत्रिमंडल की बैठक आज होगी, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है, हमारे गांव के लोग मेहनती हैं। 3-4 प्रश्न मैंने ऐसे बताए, इसका आंसर आप लोग बताएं, क्या होगा?
मंत्रिमंडल की बैठक आज होगी। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है। हमारे गांव के लोग मेहनती हैं। देखा जाए तो इसमें अनुपयुक्त शब्द एक भी नहीं है, सभी क्लियर हैं। लेकिन जो दूसरा वाला है उसमें उज्जवल पे आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आधा जा है और पूरा जा है। जबकि उज्जवल अशुद्धि की दृष्टि से कैसे लिखा जाता है दोस्तों? उज्जवल लिखा जाता है, उज्जवल जो है वह इस तरीके से लिखा जाता है, ऊ आधा जा, फिर आधा जा और फिर वाह और ला, उज्जवल। क्लियर? दो जा आते हैं वो भी आधे आधे, तो यहां पर पूरा जा है, इसीलिए शब्द संबंधी इसमें अशुद्धियां हैं। क्लियर? तो क्या हो जाए दूसरा इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है कक्षा, सेना, जनता, पेड़। चलिए अपन देखते हैं। कक्षा में सभी लोग बैठे हैं, कक्षा शुरू हो गई, सेना वहां से आ रही है, जनता वहां पर खड़ी है, पेड़ कटने वाला है। तो देखिए जो ऊपर के तीन है वो सभी स्त्रीलिंग है और जो चौथा है वह क्या है? पुल्लिंग है। अब आप लोग यदि प्रयोग करेंगे तो अपने मन से इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर? निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करें। उसकी लिपि देवनागरी है, साहित्य व समाज का घनिष्ठ संबंध है, उसके पैरों में बेड़ियां पड़ गईं, आपके प्रश्न का समाधान मेरे पास में है। बताइए इसका क्या आंसर होगा? बताइए क्या आंसर होगा इसका? अभी अपन ने तीन देखे। उसकी लिपि देवनागरी है, साहित्य व समाज का घनिष्ठ संबंध है, उसके पैरों में बेड़ियां पड़ गईं, आपके प्रश्न का समाधान मेरे पास में है। बताइए अशुद्ध अशुद्ध जो वाक्य है वह कौन सा होगा? आपके प्रश्न का उत्तर मेरे पास में है। मैं इसीलिए इतनी देर तक रुका था दोस्तों कि आप लोग इसको समझ सकें। क्या हो जाएगा इसका आंसर? चौथा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? आपके प्रश्न का उत्तर मेरे पास में है, आपकी समस्या का समाधान मेरे पास में है। क्लियर? क्या हो जाएगा? उत्तर। यहां पर उत्तर होना चाहिए। चलिए, अत्यधिक में कौन सी संधि है? यण संधि, अयादि संधि, दीर्घ संधि, कोई नहीं। तो अत्यधिक में देखा जाए दोस्तों तो यण संधि है। अति धन अधिक, ये इस तरीके से होता है। आप संधि वाले चैप्टर को देख लें। अति प्लस अधिक, है ना? यण संधि का क्या नियम होता है? यण संधि का नियम होता है कि यदि दो शब्दों में प्रथम शब्द के अंतिम जो वर्ण होगा वो ई हो, ऊ हो और ऋर हो। क्या क्या होता है समझा देता हूं मैं आपको। ई हो, ऊ हो और ऋर हो। तो ई का या हो जाता है, ऊ का वा हो जाता है, ऋर का रेब वाला रा हो जाता है। तो अति यहां पर हमने देखा छोटी ई है, तो ई किस में परिवर्तित हो जाएगी? या में परिवर्तित हो जाएगी। और जो शब्द में ई लगी होती है वह आधा हो जाता है ना। तो आ तो हम वैसे ही का वैसे ही लिख देंगे और या में परिवर्तित कर देंगे। ता क्या होना है? तो आधा हो जाएगा और आ ऑलरेडी इसमें है और बादी जो धिक बचा है उसको लिख देंगे अत्यधिक। क्लियर? अत्यधिक, तो अत्यधिक में यण संधि है। शब्द अत्यधिक एकदम क्लियर है, अत्याधिक नहीं होता, ये अशुद्धि में आता है तो समझ जाइएगा। अयादि संधि के उदाहरणों की बात कर लिया जाए तो पवन, नयन, शयन, ये सब अयादि संधि के उदाहरण होते हैं। क्लियर? चलिए, नयन में कौन सी संधि है? चलिए आ गया तो आप क्या लिख देंगे? ये अयादि संधि है, यण संधि है, विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है। मुझे बिल्कुल नहीं पता, आप लोग बताएं कौन सी संधि है। बताइए, जल्दी से कमेंट करिए, बताइए कौन सी होगी। चलिए मैं बता देता हूं, अयादि संधि होगी। ने प्लस अन बराबर नयन। क्लियर? पंकज में कौन सा समास है? बार बार पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, पंकज में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि में क्या होता है? दोनों पद प्रधान ना होकर किसी तीसरे पद की व्याख्या हो जाती है। तो पंकज में अगर देखा जाए तो पंक और जा, पंक यानी कीचड़, जा यानी जन्मा, कीचड़ में जन्म लेने वाला, लेकिन वो तीसरा कौन है? वो है पंकज यानी कि कमल, कमल का फूल। क्लियर? कौन्तेय किसका पर्यायवाची है? शब्द क्या है? कौन्तेय। कर्ण, अर्जुन, भीम या ये सभी।
13वें का उत्तर बताइए दोस्तों। 13वें का क्या उत्तर होगा? कौन्तेय किसका पर्यायवाची है? तो कौन्तेय किसका पर्यायवाची है बताइए? कर्ण का है, अर्जुन का है, भीम का है, या ये सभी हैं? तो देखिए दोस्तों, अगर कौन्तेय देखा जाए तो पर्यायवाची इन सभी का है, इसलिए क्योंकि इन सभी की जो माँ थी वो कुंती थी, तो कुंती से जन्म लेने वाले कौन्तेय हो जाते हैं। तो कर्ण भी हैं, अर्जुन भी हैं, भीम भी हैं, यानी वो पांचों पांडव भी हैं और कर्ण भी है। इसके अलावा कर्ण का एक पर्यायवाची और आता है दोस्तों, यहाँ से इस पर्यायवाची को आप लोग समझ लें, कभी नहीं भूलेंगे। हो सकता है शायद ये आपका एक नंबर बढ़ा दे, ऐसा आपके उसमें आ जाए, जितने लोग भी मेरे को देख रहे हों। देखिए, जब भी इस तरीके के प्रश्न आए, कौन्तेय, गांगेय, गांगेय, एक और आता है, एक और आता है, वो है राधेय, राधेय, है ना? ये जो है ये गांगेय है ना, गांगेय। अब ये पर्यायवाची किस किस के होते हैं समझिएगा ध्यान से, एक बार में समझ लीजिए, फिर कभी समस्या नहीं आएगी। जैसे गांगेय, गंगा से उत्पन्न तो गांगेय हो गए, कौन्तेय तो कुंती से उत्पन्न हो गए, राधे तो राधे से उत्पन्न हो गए। अब राधे जो थी वो भी कर्ण की माँ थी। आप कहेंगे सर ये दो माँ कहाँ से आ गई? तो कर्ण एक तो आप लोगों को पता है कुंती के पुत्र थे, है ना? दूसरी बात, कुंती ने उनको नदी में छोड़ दिया था, तो इन्हीं राधे के पति जो थे, जो कि कौन थे? एक सारथी थे, उन्होंने उनको उठा लिया था, इसीलिए उनकी एक माँ का नाम राधे है। तो उनसे उनकी वजह से भी कर्ण को नाम जाना जाता है। तो क्या बोलते हैं? कर्ण का राधे और कौन्तेय दोनों बोलते हैं। गांगे यानी गंगा पुत्र, वो किसको कहा जाता था? तो वो भीष्म को कहा जाता था। किसको? भीष्म को। तो अब तो आप लोग नहीं भूलेंगे कि गंगा से उत्पन्न गांगे, राधा से उत्पन्न राधेय, कौन कुंती से उत्पन्न तो कौन्तेय। क्लियर? चलिए, मांग का एक और अर्थ क्या होता है? मांग का एक और अर्थ क्या होता है? सिंदूर भरना, मांग करना। एक तो सिंदूर भर देते हैं और एक मांग भी कर लेते हैं, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो ये तो बिल्कुल सरल सा है, आप लोग बता देंगे ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करें। गुलामी की दास्ता बुरी है, प्रशांत बहुत सज्जन है, तुम सबसे सुंदर हो, कृपया शीघ्र उत्तर दें। अब बताइए इसमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? बताइए, इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? कौन सा हुआ दोस्तों? अब ये अपन लोगों ने चर्चा की है। गुलामी की दास्तां बुरी है, प्रशांत बहुत सज्जन है, तुम सबसे सुंदर हो, कृपया शीघ्र उत्तर दें। प्रशांत सज्जन है, बहुत लगाने की आवश्यकता नहीं। सज्जन अपने आप में एक वर्ड होता है जो उसको एक तरीके से बहुत मृदु स्वभाव का जो होगा उसी को सज्जन कहा जाता है। तो अपने आप में ही है, तो बहुत इसमें अनावश्यक शब्द है। क्लियर? तो इसका जो आंसर हो जाएगा गलत, वो कौन सा है? प्रशांत। प्रशांत सज्जन है। क्लियर? आदि का विलोम क्या होगा? आदि का विलोम क्या होगा? प्रारंभ, खत्म, समाप्त या अंत। तो आदि का विलोम क्या होता है? बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, अंत, है ना? अंत। कमल नयन में कौन सा समास है? कमल नयन, कमल है कमल, और नयन, कमल के समान नयन है किसी के। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एक तरीके से देखा जाए तो तुलना हो रही है, कमल के समान नयन है, तुलना हो रही है ना? तो जब कभी तुलना हो जाती है उप में, उपमान में, जब कभी विशेषता बता दी जाती है विशेषण विशेष्य में, तो कौन सा समास होता है दोस्तों? कर्मधारय समास होता है। लगा दीजिए कर्मधारय समास। क्लियर? कु उपसर्ग का क्या मतलब होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, कु उपसर्ग का क्या मतलब होता है? यदि हम किसी के सामने कु लगा देते हैं तो उसका क्या अर्थ निकलता है? मान लीजिए रूप के आगे हमने कु लगा दिया और कह दिया कि आप कुरूप हैं, तो इसका क्या अर्थ निकला? गलत अर्थ निकला। गलत का मतलब बुरा अर्थ निकला। तो बुरा, अच्छा, दूसरा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा? पहला, बुरा। क्लियर? उपसर्गों के जो मतलब हैं उनको भी याद कर लीजिएगा दोस्तों, है ना? कुछ क्वेश्चन ऐसे देंगे वो कि आपको 25 में से 25 हिंदी में नहीं ले आने देंगे। क्लियर? चलिए, और उनमें इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं छोटे छोटे शब्दों की, इनका क्या मतलब होगा? अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध है? अक्षौहिणी, भविष्यवाणी, गत्यवरोध और मनोसाधना। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अक्षौहिणी, भविष्यवाणी, गत्यवरोध, मनोसाधना। यदि संधि के नियमों का भी प्रयोग करेंगे तो भी हम अशुद्धियों को अच्छे से जान सकते हैं। अक्षौणी एकदम सही शब्द है, भविष्यवाणी भी सही है,
गत्यवरोध भी सही है, क्योंकि गति प्लस अवरोध यदि हम करेंगे तो गत्यवरोध एकदम क्लियर हो जाएगा। मनोसाधना, मनः प्लस साधना, तो ये क्या होता है? मनः साधना, मनोसाधना नहीं होता, क्या होता है? मनः साधना। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? चौथा। मैं लिख के बता देता हूं आपको, मनः साधना। इसमें विसर्ग का पहला वाला जो नियम है वो फिट नहीं बैठ पाता, यानी विसर्ग का ओ नहीं हो पाता। क्लियर? चलिए, निम्न में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इन्होंने, मुहूर्त, सतगुरु, महत्वाकांक्षा। मुहूर्त, सतगुरु, इन्होंने, शुद्ध शब्द का हमको चयन करना है। कौन सा होगा दोस्तों शुद्ध चयन? बताइए। क्या आंसर होगा इसका? जल्दी से बताइए। पहला तो इसमें गलत है, क्योंकि इन्होंने लिखा है, जो अंकी बिंदी है वो नहीं है। मुहूर्त, सतगुरु, महत्वाकांक्षा। सही शब्द क्या है दोस्तों? चौथा, महत्वाकांक्षा। क्लियर? चलिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन करें। बलिष्ठ, बीवी, बधाइयां, स्वतंत्र। स्वतंत्र, बताइए। इसमें अशुद्ध शब्द का चयन करें। बलिष्ठ भी सही है, बीवी भी सही है, बधाइयां भी सही है। स्वतंत्र शब्द जो है वो दोस्तों गलत है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा ये। इसका जो सही शब्द होता है वो इस तरीके से होता है, ध्यान से देखिएगा। स्व, तन, आधा ता और या। क्लियर? स्वतंत्र, स्वतंत्र, याद, आधा ना त्रा, आधा त्रा और या, आधा ना आधा त्रा और या। क्लियर? चलिए, महीने की किस पक्ष की चौथी तिथि कहलाती है? किसी महीने की चौथी तिथि क्या कहलाती है? चतुर्मास, चतुर्वेदी, चतुर्थी, इनमें से कोई नहीं। तो चतुर्वेदी तो दोस्तों चार वेदों के ज्ञाता एक सरनेम भी होता है। चतुर्मास यानी 4 महीनों का समाहार। चतुर्थी, इसको हम क्या बोलेंगे? चतुर्थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चतुर्थी। क्या हो जाएगा दोस्तों? चतुर्थी। गोद लिया हुआ पुत्र कौन कहलाता है? गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहलाता है या कौन कहलाता है? पुत्रता कहलाता है, दत्तक कहलाता है, दानी कहलाता है, या कोई नहीं? तो दत्तक को हम गोद लिया हुआ पुत्र कहते हैं। हिस्ट्री में आप लोगों ने देखा होगा, रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को ही संपत्ति देने से मना कर देने पर ही लॉर्ड डलहौजी की आपने हड़प नीति सुनी होगी ना, तो वहां पर दत्तक पुत्र का बार बार प्रयोग होता है कि जिसके दत्तक पुत्र नहीं होंगे, मतलब दत्तक पुत्र आदमी ले नहीं सकता, यदि उसके पुत्र नहीं है तो अंग्रेज उनकी जो संपत्ति है उसको हड़प लेंगे। रानी लक्ष्मीबाई इसी की वजह से तो लड़ी थी। चलिए, तो आप लोग देखिए इसको, दत्तक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? दत्तक, दत्तक। क्लियर? मृदुल का विलोम शब्द क्या होगा? कठिन, खराब, रूक्ष, इनमें से कोई नहीं। तो मृदुल का जो विलोम शब्द होगा दोस्तों वो क्या हो जाता है? रूक्ष। क्या हो जाता है? रूक्ष। राम पढ़ता है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। राम पढ़ता है, आप बताएं, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। तो यह है सरल वाक्य। क्या है दोस्तों? सरल वाक्य। क्लियर? उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, ये सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, या मिश्र वाक्य है? बताइए। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, दो वाक्य आ गए, तो ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों? मिश्र वाक्य। कौन सा आ जाएगा? मिश्र वाक्य। पगड़ी रखना, मुहावरे का अर्थ क्या है? मान रखना, घूस देना, इज्जत उतारना, इनमें से कोई नहीं। पगड़ी पर भी काफ़ी सारे मुहावरे आते हैं दोस्तों, 3 से 4 मुहावरों की क्लास आप लोग देख लीजिए, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, बहुत अच्छे से आपको मुहावरे समझ में आ जाएंगे। मान रखना, घूस देना, इज्जत उतारना, बताइए पगड़ी रखना क्या कहलाता है? बताइए। मान रखना। क्लियर? क्या हो जाता है? मान रखना। चलिए, अब आप लोग बताइएगा कि 25 में से कितने आपके सही हुए हैं, ये जांचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हम लोग चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर।
अब है सामान्य विज्ञान। चलिए, पहला ही प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? कहा ये जाता है ना, कहा जाता है। थायराइड ग्रंथि को, अधिवक्र ग्रंथि को, पीयूष ग्रंथि को, यकृत को। तो किसको कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। इसी को पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं, जो कि मस्तिष्क में होती है। मटर के दाने के आकार होता है इसका, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? टिटनेस, हैजा, टाइफाइड या ये सभी? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं से होता है? टिटनेस, हैजा, टाइफाइड या ये सभी? तो दोस्तों, टिटनेस, हैजा, टाइफाइड ये सभी विषाणु से होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें एड्स भी शामिल है, इसके अलावा खसरा भी शामिल है। ये सभी विषाणुओं से होते हैं या वायरस से होते हैं। चलिए, मूत्र का औसत पीएच मान कितना होता है? 6, 10, 4 या 0.9? मूत्र का औसत पीएच मान कितना होता है? तो 6। याद रखिएगा, मूत्र का जो पीएच मान है वह 6 होता है। कितना होता है? 6। चलिए, तंत्रिका तंत्र के संचरण की इकाई है। नेफ्रॉन, न्यूरॉन, कुफ्फर कोशिका, शार्कोमियर। ये तंत्रिका तंत्र के संचरण की पूछ रहा है दोस्तों, याद रखिएगा। तो तंत्रिका तंत्र के संचरण की इकाई जो होती है वह क्या होती है? न्यूरॉन। क्या हो जाती है? न्यूरॉन। अच्छा, नेफ्रॉन कहाँ की इकाई है? तो ये दरअसल वक्र की इकाई है। वक्र की। आप कहेंगे वक्र क्या है? तो वक्र का मतलब ही होता है किडनियाँ। किडनियाँ। क्लियर? उनकी यदि कार्यात्मक इकाई देखी जाए तो वो होती है नेफ्रॉन, और न्यूरॉन जो है वो तंत्रिका तंत्र के संचरण की इकाई है। निशल कणिकाएं बनी होती हैं। डीएनए, आरएनए, राइबोसोम, लाइसोसोम। ये प्रश्न आप लोग बताइए क्या है? निशल कणिकाएं बनी होती हैं। किसकी बनी होती हैं निशल कणिकाएं? बताइए। निशल कणिकाएं बनी होती हैं। निशल कणिकाएं बनी होती हैं डीएनए की। क्लियर? किसकी बनी होती हैं? डीएनए की। मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पेप्सिन, लार एमाइलेज, रेनिन या ट्रिप्सिन? मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार एमाइलेज। क्लियर? पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन बाद में आकर मिलते हैं, लेकिन लार में देखा जाए तो लार एमाइलेज पाया जाता है। इनमें से किनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है? कवक की, लाइकेन की, जीवाणु की? इनमें से कोई नहीं। तो किनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है दोस्तों? कवक की। याद रखिएगा, कवक की जो कोशिका भित्ति है वो काइटिन की होगी। परमेलिया सेक्सटिलिस का उपयोग किसमें किया जाता है? मिर्गी में, बुखार में, दस्त में? इनमें से कोई नहीं। परमेलिया सेक्सटिलिस का उपयोग किसमें किया जाता है? तो मिर्गी में। याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? मिर्गी। नींबू में लिटिल लीफ किस तत्व की कमी के कारण होता है? नींबू में लिटिल लीफ किस तत्व की कमी के कारण होता है? तांबा, बोरॉन, जस्ता? इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है तांबा। क्या है? तांबा। फूल गोभी में जो ब्राउन रंग होता है वो बोरॉन के कारण होता है। किसके कारण होता है? बोरॉन के कारण होता है। चलिए, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग की बात चल रही है दोस्तों, तो सर्वप्रथम किसने किया है? टेंसले, जीवी खुराना, रॉबर्ट कोच? इनमें से कोई नहीं। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? तो इसका जो आंसर है वो है टेंसले। टेंसले ने ही सबसे पहले पारिस्थितिकी शब्द को बताया था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में है, भोपाल में है, इंदौर में है, मुंबई में है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ पर है? नई दिल्ली, भोपाल, इंदौर या मुंबई? तो कहाँ पर है दोस्तों? यह नई दिल्ली में उपस्थित है। परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? अब समझिए, परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? विलियम हार्वे, कार्ल लैंडस्टीनर, रॉबर्ट कोच? इनमें से कोई नहीं। परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? बताइए। तो ये विलियम हार्वे ने की थी। याद रखिएगा, किन्होंने की थी? विलियम हार्वे ने। क्लियर? चलिए, एड्स से क्या प्रभावित होता है? प्रतिरक्षा प्रणाली, संपूर्ण शरीर, आंख? इनमें से कोई नहीं।
एड्स से प्रतिरक्षा प्रणाली हमारी प्रभावित हो जाती है, यानी जो आरबीसी होती हैं वो प्रभावित हो जाती हैं। चलिए, एड्स होता किससे है? वायरस से होता है। विज्ञान की क्लासें देखेंगे तो आपको उसमें सब कुछ दिखेगा। विज्ञान की दोस्तों लगभग में अगर देखा जाए तो 12 क्लासें डली हुई हैं, और 12 क्लासों में से लगभग 2000 से ज़्यादा प्रश्न हैं। आप लोगों को प्रश्नों को देखें, बार बार देखेंगे, आपको याद हो जाएंगे। निश्चित तौर पे परीक्षा में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। वो 1 लाइन क्वेश्चन है, ठीक। पेस मेकर का क्या कार्य होता है? पेस मेकर का क्या कार्य होता है? हृदय गति को समान करना, मस्तिष्क को सही करना, उदर रोग को ठीक करना, इनमें से कोई नहीं। हृदय गति को समान करना, मस्तिष्क को सही करना, उदर रोग ठीक करना। उदर का मतलब दोस्तों पेट होता है ना। तो पेस मेकर का जो कार्य होता है वो क्या होता है? हृदय गति को समान करना। क्लियर? तो आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा, वो शरीर में ऐसा लगा देते हैं सीने की तरफ में, व्यक्ति 1-2 बार कूदता है, वही है पेस मेकर। जननी सुरक्षा योजना कब चलाई गई थी? 2003, 2004 में, 2002 या 3 में, 2007 या 8 में, 2009 या 10 में? ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। जननी सुरक्षा योजना बार बार इससे प्रश्न आते हैं, लोग ध्यान नहीं देते। 2003 से 4 में यह चलाई गई थी। नख, खुर और सींग किस ऊतक के बने होते हैं? केराटिन ऊतक, पेशीय ऊतक, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। नख, खुर और सींग किस ऊतक के बने होते हैं? तो केराटिन ऊतक के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? केराटिन ऊतक के। सोयूज 4 क्या है? सोयूज 4 क्या है? ये प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। सबसे पहला प्रयोगात्मक अंतरिक्ष केंद्र है, एक हवाई जहाज है, रॉकेट है, इनमें से कोई नहीं। तो यह सबसे पहला प्रयोगात्मक अंतरिक्ष केंद्र है। सोयूज 4 क्या है? सबसे पहला प्रयोगात्मक अंतरिक्ष केंद्र है। सबसे बड़ा सर्प कौन सा होता है? अजगर, पाइथन, किंग कोबरा, इनमें से कोई नहीं। अजगर, पाइथन, किंग कोबरा, इनमें से कोई नहीं। तो पाइथन जो होता है वह सबसे बड़ा सर्प होता है। लोग अजगर को ही पाइथन समझ लेते हैं दोस्तों, लेकिन गलत है। पाइथन अलग होता है और अजगर अलग होता है। अजगर पाइथन से छोटा ही होता है। परमाणु पदार्थ निदेशालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद, भोपाल, इंदौर, इनमें से कोई नहीं। बताइए, परमाणु पदार्थ निदेशालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद, भोपाल, इंदौर, या इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ है दोस्तों? यह हैदराबाद में स्थित है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, भोपाल, इंदौर, जबलपुर। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, भोपाल, इंदौर, जबलपुर। दोस्तों भोपाल, इंदौर, पहले तो इसका आंसर समझ लें, तमिलनाडु के कलपक्कम में है दोस्तों, तो आंसर तो इसका एक हो गया। अब आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ ऑप्शन में भोपाल इंदौर को जबरदस्ती जोड़ा गया है। इसलिए जोड़ा गया है दोस्तों क्योंकि मध्य प्रदेश का पेपर है, और वो जानबूझ के भोपाल, इंदौर, जबलपुर, चूंकि ये बड़े शहर हैं तो इनका नाम वो जानबूझ के लेते हैं, ताकि आप लोग कहीं ना कहीं इसमें गलती कर जाएं। हम सोचते हैं मध्य प्रदेश का पेपर है तो यार मध्य प्रदेश से संबंधित पूछा होगा, शायद मध्य प्रदेश में हो। ये तब कंडीशन होती है जब हमको नहीं आता है, तब की बता रहा हूँ। यदि आपको आता है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो वही लगाएंगे जो है, इसलिए वो डाल देते हैं। पीतल किससे मिलकर बना हुआ होता है? पीतल किस किस से मिलकर बना होता है? कॉपर प्लस जिंक, कॉपर प्लस एस एन, पीबी प्लस एस बी प्लस एस एन, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर आंसर हो जाएगा इसका? कॉपर प्लस जिंक, पीतल इससे मिलकर बना होता है। क्लियर? तांबे से और जिंक से मिलकर बना होता है, बार बार आता है। आप देखेंगे वीडियो में, तो जब आप क्लासों को देखेंगे विज्ञान वाली क्लासों को, तो उसमें जो चौथी क्लास है दोस्तों, चौथी क्लास में यानी फोर्थ जो क्लास है, उस क्लास में हमने लगभग में जितने भी ये हैं ना, पीतल किससे बना है और जिंक किससे बना है, अन्य धातुएं किससे बनी हुई हैं, झूठा सोना, आयरन पायराइट्स, वो किससे बना है, उन सभी को उसमें ऐड किया गया है। उस क्लास को देख लेंगे तो एक बार में पूरे प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे। निम्न धातुएं अमलगम नहीं बनाती। जो अमलगम नहीं बनाती, लोहा, प्लेटिनम, कोबाल्ट, ये सभी जो अमलगम नहीं बनाती। तो दोस्तों इसमें लोहा, प्लेटिनम, कोबाल्ट तीनों हैं, तो ये अमलगम नहीं बनाती। हाइड्रोजन का उपयोग इनमें से किसमें होता है? राकेट ईंधन के रूप में, अमोनिया के उत्पादन में, कार्बनिक यौगिक के निर्माण में, इन सभी में हाइड्रोजन का उपयोग इनमें से किसमें होता है?
राकेट ईंधन के रूप में, अमोनिया के उत्पादन में, कार्बनिक यौगिक के निर्माण में, इन सभी में। तो हाइड्रोजन का उपयोग दोस्तों इन सभी में होता है। आप कहेंगे सर राकेट ईंधन के रूप में, बिल्कुल दोस्तों, हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट के ईंधन के रूप में होता है। हाइड्रोजन एक बहुत पावरफुल गैस है दोस्तों, है ना। हाइड्रोजन और हीलियम दोनों के ही संलयन से सूर्य में ऊर्जा एक तरीके से उत्पन्न होती है, और हाइड्रोजन जो बम होता है वो भी इसी सिद्धांत पर काम करता है। इन दोनों क्वेश्चनों को ध्यान से रखिएगा, ये आते हैं, भूलिएगा नहीं, ठीक है। और जो परमाणु बम होता है वो नाभिक की विखंडन के आधार पर कार्य करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन सभी में। ट्रायोड बल्ब का आविष्कार किसने किया था? लीडी फॉरेस्ट ने, सी जेनर ने, चाइल्ड लैंगमूर ने, और इनमें से कोई नहीं। तो ट्रायोड बल्ब का आविष्कार किसने किया था? ट्रायोड बल्ब का आविष्कार लीडी फॉरेस्ट ने किया था। इनमें से किसने तड़ित चालक का आविष्कार किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन, वी हार्विन, डार्विन, इनमें से कोई नहीं। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन, वी हार्विन या डार्विन, इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा? बेंजामिन फ्रैंकलिन। डार्विन कौन थे दोस्तों? डार्विन किससे संबंधित थे? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किसी के विभाजन से संबंधित थे। आप लोगों को अगर याद आ जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, डार्विन ने किसका विभाजन किया था। डार्विन बाद कुछ याद आ रहा है? आते हैं दोस्तों प्रश्न। चलिए चलिए दोस्तों, तो ये वाला जो अपना टॉपिक था विज्ञान वाला हो गया। कमेंट में बताइएगा कि 25 में से कितने आपने किए। सही सही बताइएगा, है ना, कि कितने प्रश्न आपके सही हैं, क्योंकि यहीं से अंदाज़ा लग जाएगा कि आप सिलेक्शन से या तो अंदर हैं या फिर बाहर हैं। आपके 20 प्लस में तो होना ही चाहिए। अगला जो अपना टॉपिक आने वाला है दोस्तों वो आएगा प्रबंधन। क्लियर? चलिए तो अपन देखते हैं। चलिए प्रबंधन को चालू करते हैं ना। प्रबंधन, प्रबंधन अन्य लोगों के माध्यम से कार्य करवाने की कला है। यह परिभाषा दी है, किसने दी है यह वाली परिभाषा? मैरी पार्कर फॉलेट ने, हेरोल्ड कूर्ज ने, स्टैनले फ्योल ने, हेनरी फ्योल ने। पहला आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मैरी पार्कर फॉलेट ने, मैरी पार्कर फॉलेट ने। क्लियर? पहले का आंसर हो गया कौन सा? पहला। दोस्तों प्रबंधन की यदि आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे तो क्लासें देखेंगे तो 3 तो मैराथन क्लासें डली हुई हैं। यदि उनको ही आपने कर लिया तो 20 प्लस क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, देख लीजिएगा। और बाकी यदि आपको थ्योरी पढ़ना है, यदि पेपर आपका लास्ट में है, अप्रैल में है, तो बढ़िया थ्योरी है, उसको आप लोग पढ़ सकते हैं। और यदि आप लोगों को वन लाइन वाले क्वेश्चन या एमसीक्यू चाहिए हैं तो भी आप उसमें देख लीजिएगा। एमसीक्यू की जो क्लासें हैं वो फिलहाल में चल रही हैं, जो कि रोज़ शाम को 6 बजे अपलोड कर दी जाती है। ये क्लासें लगभग में 11 से 12 तारीख तक में चलेंगी, और उसके बाद में फिर इस क्लासों को बंद कर दिया जाएगा। फिर दूसरी क्लासें चलेंगी, यानी प्रबंधन वाली क्लास, क्योंकि प्रबंधन का जो पूरा का पूरा मैटर है वो अपलोड कर दिया गया है। तो आप लोग जाएँ उनको देख लें, है ना। वह अभिप्रेरणा, जो मैराथन क्लासें हैं उनको देखना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। चलिए, वह अभिप्रेरणा जिसका संबंध कर्मचारियों की मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकताओं की संतुष्टि से होता है वह है मौद्रिक अभिप्रेरण, अमौद्रिक अभिप्रेरण, ऋणात्मक अभिप्रेरण, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? अमौद्रिक अभिप्रेरणा, अमौद्रिक अभिप्रेरणा। क्लियर? ये हो गया इसका दूसरा आंसर। टेलर ने गति अध्ययन में विभिन्न मुद्राओं की पहचान करने के लिए किसका प्रयोग किया? स्टॉप वॉच का, सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना, निर्णयों को लागू करना, प्रत्युत्तर या अनुसरण। प्रत्युत्तर या अनुसरण, बताइए क्या आंसर होगा इसका? प्रत्युत्तर या अनुसरण, प्रत्युत्तर या अनुसरण। ये आप लोगों ने देखा होगा, क्लासों में बार बार इस पर चर्चा की है अपन ने, है ना। वही प्रश्न है। मानव संसाधन प्रबंध का सार है समूचे संगठन का प्रबंध करना, व्यक्तियों का प्रबंध करना, व्यक्ति व वस्तुओं का प्रबंध करना, वातावरण का प्रबंध करना। अब बताइए, मानव संसाधन प्रबंधन का सार है। क्या आंसर होगा इसका दोस्तों? व्यक्तियों का प्रबंध करना, व्यक्तियों का प्रबंध करना ही मानव संसाधन प्रबंध का सार है। आप क्या समझ रहे थे? समूचे संगठन का प्रबंध करना? भाई व्यक्तियों का प्रबंध करना। क्लियर?
प्रबंधन का केंद्र बिंदु लक्ष्य प्राप्ति है, यह कथन किसका है? प्रबंधन का केंद्र बिंदु लक्ष्य प्राप्ति है, यह कथन किसका है? पी सैमुएल्सन का, लूथर गुलिक का, एडम स्मिथ का, ए सी पीगू का। बिल्कुल आप लोगों को पता है ये आंसर, जल्दी से बता दीजिए क्या होगा इसका आंसर। कितनी बार पढ़ा है दोस्तों अपन ने, है ना? लूथर गुलिक का क्या आंसर हो जाएगा? लूथर गुलिक गुलिक का। क्लियर। चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार एक सफल नेता का निम्नलिखित में से क्या गुण है? निर्णयकर्ता, उत्तरदायित्व, सहनशीलता, उपर्युक्त सभी। क्या आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों? चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार एक सफल नेता का निम्नलिखित में से गुण है? निर्णयकर्ता, उत्तरदायित्व, सहनशीलता या ये सभी? ये सभी। मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि जिनका आंसर उपर्युक्त सभी हो ही जाता है। वो इसीलिए क्योंकि ये तीनों चीज़ें पॉजिटिव हैं। समझना, इस प्रकार के जब प्रश्न आते हैं तब हमको कन्फ्यूजन कहाँ होता है कि एक तो निर्णयकर्ता होता है, एक उत्तरदायित्व होता है, और सहनशीलता की जगह वो कोई नकारात्मक शब्द डाल देते, तब हम कन्फ्यूजन में आ जाते। अन्यथा ऐसे प्रश्नों में जो अधिकतम उत्तर होता है वो उपर्युक्त सभी होता है। ठीक है। मानव संसाधन प्रबंधन के लिए, हालांकि ये सरल क्वेश्चन होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मानव संसाधन प्रबंधन के लिए कौन सी दक्षता आवश्यक नहीं है? स्टाफिंग, संचार, नैतिक व्यवहार, तकनीकी मशीनरी ज्ञान। मानव संसाधन प्रबंधन के लिए कौन सी दक्षता आवश्यक नहीं है? स्टाफिंग, संचार, नैतिक व्यवहार या तकनीकी मशीनरी ज्ञान। क्या आंसर होगा बताइए। तकनीकी मशीनरी ज्ञान ये मानव संसाधन प्रबंधन के लिए आवश्यक नहीं है। ये तो आपको वैसे ही वहां पर दिया जाएगा जब आप जाएंगे, पर स्टाफिंग, संचार, नैतिक व्यवहार ये तो आपको आना ही चाहिए ना। क्लियर। चलिए, समन्वय का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? पीटर एफ ड्रकर, मैरी पार्कर, फॉलेट, चेस्टर बर्नार्ड, प्रो क्रीटनर। बताइए, समन्वय का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? पीटर एफ ड्रकर, मैरी पार्कर फॉलेट, चेस्टर बर्नार्ड, प्री कैटनर। तो मैरी पॉकर फॉलेट। मैं बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, जो प्रबंधन की पुरानी क्लासें हैं जो डल गई हैं उनको आप लोग देख लें। जिनका दोस्तों 15 तारीख को पेपर है, आप लोग उन 3 क्लास को जरूर से जरूर ध्यान से देख लीजिए, है ना? वो तीनों क्लासें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। बहुत सारे प्रश्न आपके उससे फंस जाएंगे। चलिए, हर्जबर्ग की द्विघटक विचारधारा के अंतर्गत आरोग्य घटक है? उपलब्धि, मान्यता, पर्यवेक्षण, व्यवस्था, उपर्युक्त सभी। हर्जबर्ग की द्विघटक विचारधारा के अंतर्गत आरोग्य घटक है? उपलब्धि, मान्यता, पर्यवेक्षण, व्यवस्था, उपर्युक्त सभी। तीसरा है दोस्तों पर्यवेक्षण व्यवस्था। क्या है? पर्यवेक्षण व्यवस्था। निम्नलिखित में से कौन सा साधन आंतरिक भर्ती का स्रोत नहीं है? आंतरिक भर्ती का पदावनति, रोजगार कार्यालय, पदोन्नति, सेवा वृद्धि। निम्नलिखित में से कौन सा साधन आंतरिक भर्ती का स्रोत नहीं है? पदावनति, रोजगार कार्यालय, पदोन्नति, सेवा वृद्धि। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा साधन आंतरिक भर्ती का स्रोत नहीं है? आंतरिक भर्ती समझिए, रोजगार कार्यालय। क्लियर, रोजगार कार्यालय। चलिए, क्रियात्मक संगठन की अवधारणा दी थी एल्टन मेयो ने, लुइस ए एलन ने, एफ डब्ल्यू टेलर ने, हेनरी फ्यूल ने। क्रियात्मक संगठन की अवधारणा दी थी एल्टन मेयो ने, लुइस ए एलन ने, एफ डब्ल्यू टेलर ने या हेनरी फ्यूल ने। किसने दी थी दोस्तों बताइए। एफ डब्ल्यू टेलर ने क्रियात्मक संगठन की अवधारणा। वन लाइन वाले प्रश्नों में सभी हैं दोस्तों, वहां पर जितने हैं सभी प्रश्न हैं ये। द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज। बताइए बताइए, याद आ गया होगा तुरंत। इसकी तो अपन ने ट्रिक भी बना दी थी तुरंत। एंटरप्राइजेस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अब्राहम मैस्लो, डगलस मैकग्रेगर, विलियम सी आउची, रेंसिस लिकर्ट। पहले वन लाइन में तो आया भी था। आज जो प्रबंधन की क्लास चली है दोस्तों एमसीक्यू में, उसमें भी इसको दिया गया था, तब भी अपन ने उस ट्रिक को बनाया है। बताइए क्या आंसर होगा इसका? अरे डगलस मैकग्रेगर यार, डगलस मैकग्रेगर। क्लियर। चलिए, नेतृत्व की कौन सी विचारधारा
अभिप्रेरणा की प्रत्यक्षा सिद्धांत पर आधारित है। व्यवहारवादी विचारधारा, पथ लक्ष्य विचारधारा, स्थितिवादी विचारधारा, आकस्मिकता विचारधारा। तो कौन सी हो जाएगी बताइए। टेलर ने नेतृत्व की कौन सी विचारधारा अभिप्रेरणा की प्रत्यक्षा सिद्धांत पर आधारित है? व्यवहारवादी विचारधारा, पथ लक्ष्य विचारधारा, स्थितिवादी विचारधारा, आकस्मिकता विचारधारा। बी इसका आंसर हो जाएगा, पथ लक्ष्य विचारधारा, यानी दूसरा इसका आंसर है। टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध में श्रमिकों की कार्य कुशलता को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्वों की जानकारी हेतु किनका प्रयोग किया? गति अध्ययन, थकान अध्ययन, समय अध्ययन, गति थकान व संयम अध्ययन। तो किसका दिया है? समय अध्ययन। चारों चीजों का, पहला, दूसरा, तीसरा, तो चारों चीजें किसमें है? चौथे वाले में। क्लियर। चलिए, निम्नलिखित में से हेनरी फेयोल के द्वारा प्रकाशित पुस्तक एवं लेख है। अब बताइए दोस्तों, ये तो बिल्कुल गलती नहीं होना चाहिए। पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हंसी आ गई होगी आपको। साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट, द एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी इन द स्टेट। ऐसी ही हंसी आनी चाहिए जब आप बढ़िया अपना पेपर दे रहे हो, कि आपको आते हैं प्रश्न, मुस्कुराहट आती जाएगी, आप सही करते जाएंगे, है ना। क्या इसका आंसर होगा? निम्नलिखित में से हेनरी फेयोल के द्वारा प्रकाशित पुस्तक एवं लेख है। द एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी इन द स्टेट। क्लियर। चलिए, चौथा इसका आंसर हो गया। संप्रेषण में किसका विनिमय किया जाता है? विचारों का, तथ्यों का, अनुमानों एवं संवेगों का, उपर्युक्त सभी का। संप्रेषण में किसका विनिमय किया जाता है? विचारों का, तथ्यों का, अनुमानों का एवं संवेगों का, या उपर्युक्त सभी का? उपर्युक्त सभी का। क्लियर। विचारों का भी, तथ्यों का भी, अनुमान एवं संवेगों का भी। निर्णयन का सीमित तार्किकता सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया? डगलस मैकग्रेगर ने, अमिताई एट जियोनी ने, हर्बर्ट साइमन ने, पीटर एफ ड्रकर ने। किसने किया दोस्तों? हर्बर्ट साइमन ने। किसने किया? हर्बर्ट साइमन ने। निर्णयन का समिति तार्किकता सिद्धांत। विभेदात्मक मजदूरी प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया था? एफ ए हॉलसे, एफ डब्ल्यू टेलर, जेम्स रोवन, हॉटले विदर्स। किसने किया था दोस्तों बताइए। एफ डब्ल्यू टेलर ने। विभेदात्मक मजदूरी प्रणाली का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? एफ डब्ल्यू टेलर ने। क्लियर। प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति है सार्वभौमिक, लोचशील, ए और बी दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ये मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो ए और बी दोनों हो जाएगा। सार्वभौमिक भी है और लोचशील भी है। लोचशील का मतलब समझ रहे हैं ना? समय परिस्थितियों के अनुसार टर्न ले लेना। अगर देख रहे हैं कि भैया अभी ऐसा चल रहा है तो इसके अनुसार क्या करना चाहिए, तो इस तरीके से भी। और सार्वभौमिक भी है। अभिप्रेरणा के प्रत्यक्षा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था? अभिप्रेरणा अभिप्रेरणा के प्रत्यक्षा सिद्धांत का प्रतिपादन इनमें से किसने किया था? एल्टन मेयो, क्लेटन अल्डेरफर, रेंसिस लिकर्ट, विक्टर एच ब्रूम। तो किसने किया था? विक्टर एच ब्रूम ने। किसने किया था? विक्टर एच ब्रूम ने। नेतृत्व की किस शैली को सहभागिता शैली के नाम से जाना जाता है? लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली, सत्तावादी नेतृत्व शैली, मुक्त नेतृत्व शैली, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा बताइए। लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली, यही है सहभागिता शैली, लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली। क्लियर। पहला इसका आंसर है। निम्नलिखित में से टेलर के द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत है? निर्देश की एकता, सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण, अधिकतम कार्य क्षमता एवं श्रमिकों का विकास, कर्मचारियों की उपयुक्तता। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों बताइए।
प्रश्न था कि निम्नलिखित में से टेलर के द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत है। निर्देश की एकता, सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण, अधिकतम कार्य क्षमता एवं श्रमिकों का विकास या कर्मचारियों की उपयुक्तता। तो क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका? इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, अधिकतम कार्य क्षमता एवं श्रमिकों का विकास। जब समान स्तर के विभागों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान होता है तो वह संप्रेषण होगा। व्यावसायिक संप्रेषण, ऊर्ध्वगामी संप्रेषण, क्षैतिज संप्रेषण उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों? जब समान जब समान स्तर के विभागों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान होता है तो वह संप्रेषण होगा। व्यावसायिक संप्रेषण, ऊर्ध्वगामी संप्रेषण, क्षैतिज संप्रेषण उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्षैतिज संप्रेषण। कौन सा? क्षैतिज संप्रेषण। हर्बर्ट साइमन के अनुसार प्रशासन का हृदय है नियोजन, अभिप्रेरण, निर्देशन, निर्णयन। कितना गजब का प्रश्न है, बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका? निर्णयन बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्णयन यदि गलत हो जाते हैं तो सब गड़बड़ हो जाता है। तो क्या है? निर्णयन। सही स्थान पर सही समय पर सही व्यक्ति की नियुक्ति करने का कार्य है भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, विकास। क्या आंसर होगा इसका दोस्तों, बताइए? भर्ती। भर्ती होगा क्या सही समय पर? भर्ती तो यार नॉर्मल करी जाती है। चयन यानी चुनना, किसी को चुनना, तभी तो आप लोग देखेंगे कि किसको चुनना है। प्रशिक्षण वो चुनने के बाद दिया जाता है। विकास, प्रशिक्षण जब दे रहे हैं तब धीरे धीरे विकास हो रहा है। तो सही इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? चयन। अपन ने इस पे बहुत ही डीपली चर्चाएं की हैं पुरानी क्लासों में। जिन जिन का पेपर हो दोस्तों उन क्लासों को जरूर देख लें। चलिए बताइएगा कि इस वाले चैप्टर में 25 में से कितने आपने किए? 25 में से 25 आपके आ पाए हैं या फिर कितने आए हैं, कमेंट में बताइए। अगली क्लास की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अब आती है कंप्यूटर की। क्लियर? चलिए अपन देखते हैं कंप्यूटर वाली क्लास में। कमेंट में बताइए किसके कितने प्रश्न आए हुए हैं। चलिए तो कंप्यूटर वाले को चालू कर दें। चलिए पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का गुण नहीं है? सक्षमता, गोपनीयता, तार्किक क्षमता, बुद्धिमत्ता। सक्षमता का मतलब साथ साथ वाली क्षमता है। गोपनीयता, बिल्कुल आप चीज़ों को गोपनीय कर सकते हैं कंप्यूटर में। तार्किक क्षमता, तार्किक व्यक्ति तार्किक काम भी कर लेता है, यानी रीजनिंग से संबंधित जो होंगी, यानी तर्क वाले जो काम होंगे। बुद्धिमत्ता यही नहीं है इसमें। अगर ये हो जाए तो ये आदमी से बहुत आगे निकल जाए दोस्तों। इसमें बुद्धिमत्ता ही नहीं है क्योंकि कंप्यूटर का निर्माण हमने किया है, कंप्यूटर ने हमारा नहीं किया है। तो हमें बुद्धि ज़्यादा है तभी तो हम कंप्यूटर को बना पाए। चलिए, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर की विशेषताओं के संयुक्त रूप को किस रूप में जाना जाता है? डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड या सुपर। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा हाइब्रिड रूप में जाना जाता है। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का प्रयोग किया गया? ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, वैक्यूम ट्यूब, इनमें से कोई नहीं। तो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का प्रयोग किया गया था? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। कुछ लोगों को शायद ये प्रश्न सरल लग रहे होंगे दोस्तों, है ना? धीरे धीरे इन प्रश्नों का जो लेवल है वो बढ़ता हुआ जाएगा। एफ क्या है? फाइल स्थानांतरण की सुविधा, वायरस, ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कोई नहीं। एफ क्या है? फाइल स्थानांतरण की सुविधा है, वायरस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या है दोस्तों? फाइल स्थानांतरण की सुविधा। क्लियर? फाइल स्थानांतरण की सुविधा। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका था? वॉन न्यूमैन का, बेबेज का, रॉबर्ट का, इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर के विकास में हम देखें तो वॉन न्यूमैन का ही हम नाम सुनते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वॉन न्यूमैन। वॉन न्यूमैन। 1 किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं? 1024, 1224, 2024, 2030। तो ये भी आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है, 1024 होते हैं। क्लियर? आर्क का विकास किस यूनिवर्सिटी में हुआ? मैकगिल यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आर्क का जो विकास है वो कहाँ पर हुआ है? मैकगिल यूनिवर्सिटी में। क्लियर? भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया? कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई, तमिलनाडु। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था दोस्तों? तो यह कोलकाता में स्थापित किया गया था।
भारत का पहला कंप्यूटर कब स्थापित किया गया है? 72, 73, 70, 71, यानी 1972 में, 1973 में, 1970 में या 1971 में। तो भारत का पहला कंप्यूटर दोस्तों 1972 में कलकत्ता में स्थापित किया गया था। बहुविकल्पीय परीक्षण को चिन्हित करने के लिए किस इनपुट डिवाइस को का उपयोग किया जाता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर, बारकोड रीडर, माउस, उपर्युक्त सभी। बहुविकल्पीय परीक्षण को चिन्हित करने के लिए दोस्तों ऑप्टिकल मार्क रीडर का उपयोग किया जाता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर का उपयोग किया जाता है। जलवायु अनुसंधान, मौसम पूर्वानुमान उद्योग में कौन से कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? सुपर कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, उपर्युक्त में से सभी। तो किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? सुपर कंप्यूटर का। सुपर कंप्यूटर बड़े कंप्यूटर होते हैं, इन्हीं का उपयोग मौसम के पूर्वानुमान, अब मौसम समझ लीजिए, भूकंप का पता लगाना हो, है ना, और आंधी तूफान इन सब का, तो उसका काम किसका होता है? सुपर कंप्यूटर का। इनमें से कौन सा वास्तव में एक बहुत ही बुनियादी कंप्यूटर है? टोस्टर, स्टोव, प्रकाश बल्ब, कैलकुलेटर। जो बहुत बुनियादी कंप्यूटर है तो दोस्तों कैलकुलेटर है, याद रखिएगा, है ना, कैलकुलेटर, ये सबसे पहले ही आया था। वैज्ञानिकों के अनुसार कौन सी भाषा कंप्यूटरीकृत करने के लिए उपयुक्त है? संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, इनमें से कोई नहीं। तो जो सबसे करीब है दोस्तों वह है संस्कृत, याद रखिएगा, संस्कृत। बहुत सारे देशों ने संस्कृत भाषा को अपने यहाँ पर चालू करवा दिया है, क्योंकि जो लैंग्वेज है वो संस्कृत भाषा में ही भविष्य में बनेगी, है ना। संस्कृत को सभी भाषाओं का जननी भी कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा जो मंत्र होते हैं और जो बोले जाते हैं वो पूर्णतः सही सही होते हैं। VIC/20 क्या है? VIC/20 क्या है? एक वायरस, कंप्यूटर, कैलकुलेटर, इनमें से कोई नहीं। तो यह दरअसल एक वायरस है। क्या है? एक वायरस है। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब हुई? 1960, 1961, 1962, इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 में हुई। कब हुई दोस्तों? 1960 में। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर, 2 नवंबर, 2 मार्च, 2 अप्रैल। जल्दी से बता दीजिए, मुझे बिल्कुल नहीं पता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 2 दिसंबर को यह मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है? माइक्रो, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, K20 मान के 202 या 202, ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस माइक्रो, माइक्रो याद रखना, मिनी मत समझ लेना, माइक्रो, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप ये दोनों ही माइक्रो के अंतर्गत आते हैं। तो ए और बी दोनों हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, ये इसके आंसर नहीं है दोस्तों, समझिए मेरी बात को, ए और बी दोनों है, इसीलिए लास्ट वाला आंसर है वो मैंने सही करने के लिए लगा दिया, नहीं तो आप उसको गलत समझ लें। ये है इसका आंसर। ठीक है, चलिए। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए उपयोगकर्ता आमतौर पर क्या लागू करता है? टर्मिनल, नोड, डेस्कटॉप, इनमें से कोई नहीं। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए उपयोगकर्ता आमतौर पर क्या लागू करेगा? टर्मिनल, नोड, डेस्कटॉप, इनमें से कोई नहीं। तो टर्मिनल को, किसको लागू कर देगा? टर्मिनल को। फैक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉर अवे जीरोक्स, फॉर अवे जीरोक्स, हाँ, फुल अवे जीरोक्स, फिल अवे जीरोक्स, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका पहला आंसर है फॉर अवे जीरोक्स। कौन सा आंसर हो गया? पहला, फॉर अवे जीरोक्स। फुल फिल ये गलत शब्द हैं, अवे जीरोक्स इन्होंने वैसे ही लिखा है कंफ्यूजन करने के लिए, तो फॉर अवे जीरोक्स। सब क्रिटिकल परीक्षण क्या है? कंप्यूटर परीक्षण, कैलकुलेटर परीक्षण, कंप्यूटर पर परमाणु परीक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर पर परमाणु परीक्षण है दोस्तों। सब क्रिटिकल परीक्षण कंप्यूटर पर परमाणु परीक्षण। डिलीट की गई फाइलें कहाँ जाती हैं? इसको तो आप लोग तुरंत ही बता देंगे। रिसाइक्लिंग बिन में, रैम में, रोम में, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ चली जाती हैं? रिसाइक्लिंग बिन में। एक कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता यदि उसमें निम्न हो: ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, इनमें से कोई नहीं। एक कंप्यूटर बूट नहीं हो सकता यदि उसमें नहीं हो ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, इनमें से कोई नहीं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत जरूरी है, बिना उसके चलेगा ही नहीं, है ना। मदरबोर्ड को और किस नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, कंट्रोलर बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, इनमें से कोई नहीं। मदरबोर्ड को और किस नाम से जाना जाता है? इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, कंट्रोलर बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, इनमें से कोई नहीं। तो किससे नाम से जाना जाता है दोस्तों? एक तरीके से देखा जाए
तो हम उसको प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी कहते हैं। क्लियर। जिप फाइलें क्या हैं, JIP यानी जिप फाइलें क्या हैं? कंप्रेस्ड फाइल, फ्रेगमेंटेड फाइल, डिलीटेड फाइल्स, इनमें से कोई नहीं। तो जो कंप्रेस्ड फाइल होती हैं दोस्तों वही जिप फाइलें कहलाती हैं। 1 GB किसके बराबर होता है? 1 GB किसके बराबर होता है? 1024 MB, 1024 KB, 1024 TB। तो क्या आंसर हो जाएगा? 1024 MB, 1024 MB, क्योंकि पहले KB, फिर MB, फिर GB और फिर TB आया करता है। चलिए दोस्तों, तो ये वाला जो अपना है ये भी समाप्त होता है। बताइएगा कमेंट में 25 में से आपने कितने अंकों को प्राप्त किया है? 20+ आप हो पाए हैं या नहीं? चलिए आगे चलते हैं। अब अपन आते हैं सामान्य ज्ञान पर। किस पर आते हैं? सामान्य ज्ञान पर। चलिए, कैसा लग रहा है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप अपने मन से खुद ही समझ जाइए, अपने आप में खुद ही, क्योंकि देखिए आपसे ज़्यादा अच्छा खुद को जांचने वाला और कोई व्यक्ति हो नहीं सकता। आपने अभी तक इतनी तैयारी की, आपके कितने अंक सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। जहां आप गलत कर रहे हो उन तैयारियों को फिर से बेहतर कर लीजिएगा, है ना। ये जो टेस्ट होते हैं परीक्षा से पहले के जो टेस्ट होते हैं वो यही इसीलिए तो होते हैं। चलिए चालू करते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले को जरदोजी और जूट उत्पादन के लिए मध्य प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद में शामिल किया गया है? क्या आंसर होगा इसका बताइए। सामान्य ज्ञान के तो आप लोग बता ही देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से बता दीजिए। प्रश्न में फिर से पढ़ देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से किस जिले को जरदोजी और जूट उत्पाद के लिए मध्य प्रदेश के एक जिला एक उत्पादक में शामिल किया गया है? चलिए, निम्नलिखित में से किस जिले को जरदोजी और जूट उत्पाद के लिए मध्य प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद में शामिल किया गया है? अलीराजपुर, भोपाल, नीमच या धार? तो किसको शामिल किया गया दोस्तों? अलीराजपुर को। क्लियर। अलीराजपुर को। चलिए आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश का आकार किसके समान है? घोड़े के समान, सुराही के समान, चमगादड़ के समान, बैठे हुए ऊंट के समान? ये दोस्तों आया हुआ प्रश्न है, याद रखिएगा। बैठे हुए ऊंट के समान। क्लियर, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, तीसरा है, नागरिक संशोधन बिल कब पेश किया गया था? 9 दिसंबर 2019, 9 जनवरी 2020, 9 फरवरी 2021? नागरिक संशोधन बिल कब पेश किया गया था? 9 दिसंबर 2019 को यह लोकसभा में पेश किया गया था। 11 दिसंबर 2019 को यह राज्यसभा में पेश किया गया था। क्लियर। चलिए, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर साइटें हैं? तमिलनाडु, भोपाल, इंदौर, इनमें से कोई नहीं। रामसर साइट जानते हैं ना। रामसर साइटों को दरअसल देखा जाए तो भारत में 75 से ज़्यादा हैं। रामसर साइटें वो होती हैं दोस्तों जहाँ पर कुछ जीवों का अपने आप में एक पारिस्थितिकी तंत्र अलग टाइप का बन जाता है, उसी को रामसर साइट कहते हैं। वो फिर जीव वहीं पर रहते हैं, वहाँ से बाहर नहीं आते। यदि उनको ज़बरदस्ती भी बाहर लाया जाता है तो वो कहीं ना कहीं जीवन में सरवाइव नहीं कर पाते और या तो उनकी जाति लुप्त होने लगती है, परेशान। तो ऐसे जो रामसर साइटें हैं ये खास तौर पर पानी वाली जगह ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ पर सरकार बैन कर देती है, चाहे शिकार हो चाहे कुछ अन्य गतिविधियाँ हो। वहाँ पर नॉर्मल व्यक्ति जाता नहीं, सिर्फ देखने के लिए अकेले जा सकता है। ठीक है, वो होती हैं रामसर साइटें। तो सर्वाधिक कहाँ पर है दोस्तों? तमिलनाडु में है। चलिए, हाल ही में 23 जनवरी को किस व्यक्ति की जयंती पर पूरे भारत में पराक्रम दिवस मनाया गया? 23 जनवरी कटक में किसका जन्म हुआ था दोस्तों? बिल्कुल हमें भूलना नहीं चाहिए। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस का। चंद्रशेखर आजाद का नहीं है, भगत सिंह का नहीं है, सुभाष चंद्र बोस का है। क्लियर। किस शहर में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी शुरू हुई? लखनऊ, इंदौर, जबलपुर, इनमें से कोई नहीं। किस शहर में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी शुरू हुई? तो लखनऊ में हुई है दोस्तों। ठीक। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? ये तो आप तुरंत बता देंगे। जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी, इनमें से कोई नहीं। तो
कौन था संस्थापक पूछ रहा है दोस्तों, महान शासक नहीं पूछ रहा है, जलालुद्दीन खिलजी। महान शासक आ जाएगा तब आप अलाउद्दीन लगाइएगा, क्लियर। और बेकार शासक आ जाएगा तो मुबारक शाह खिलजी लगा दीजिएगा। चलिए, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, ईरान में। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था पटना में। कहाँ हुआ था? पटना में। तृतीय हिंद भी कहा जाता है भारत का तोता, क्लियर। न्याय घड़ी स्थापित करने वाली भारत की पहली हाईकोर्ट कौन सी है, या पहला हाईकोर्ट कौन सा है? गुजरात है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, इनमें से कोई नहीं। न्याय घड़ी स्थापित करने वाली तो गुजरात है दोस्तों, याद रखिएगा क्या आंसर हो जाएगा, गुजरात। मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से जुड़ा है? सिंधु घाटी सभ्यता से, कांस्ययुगीन सभ्यता से, नदी घाटी सभ्यता से, उपर्युक्त सभी। प्रश्न समझिए क्या बोल रहा है। मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से जुड़ा है? सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, नदी घाटी सभ्यता। ये तीनों सभ्यताएं ही सिंधु घाटी सभ्यताएं हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4। ये प्रश्न जानबूझकर डाला गया था आपको थोड़ा कंफ्यूजन करने के लिए, कि कंफ्यूजन परीक्षा से पहले आपको हो जाए, परीक्षा में ना हो। ऐसे प्रश्न व्यापम अक्सर पूछता है दोस्तों, व्यापम यही हरकत करता है, उसका यही लेवल भी है। अब तो हालांकि उसका नाम बदल गया है, लेकिन वो प्रश्न में ऐसे ही कर देता है, तो आप लोग कंफ्यूज ना होना, इन तीनों का नाम एक ही है। इसके तो और नाम है, 7 से ज्यादा नाम है सिंधु घाटी सभ्यता के, है ना। आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953, 2 अक्टूबर 1954, 3 अक्टूबर 1955। कब हुआ है? 1 अक्टूबर 1953। सभी के गठन दोस्तों अच्छे से याद कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश का शुरुआत में गठन कब हुआ, अंतिम रूप से गठन कब हुआ? मध्य प्रदेश में आप लोगों को मालूम है ना दोस्तों, 53 जिले हो गए हैं। 53वां जिला कौन सा है? ये प्रश्न किसी ना किसी एक पटवारी में आएगा, हो सकता है आपके वाले में आ जाए, आपको याद होना चाहिए ना। कौन सा बना है, क्या बना है, रीवा से कट के बना है कि नहीं, कमेंट में बताइएगा कौन सा है, ठीक है। चलिए, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है? 368, 268, 168, इनमें से कोई नहीं। तो संविधान संशोधन जो है वह किस अनुच्छेद में है? तो 368वें अनुच्छेद में है। और संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है दोस्तों? संविधान का जो संशोधन है वह कहाँ से लिया गया है, यह बताइए। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि संविधान संशोधन जो है वह कहाँ से लिया गया था, है ना। आपातकाल कहाँ से लिया गया था दोस्तों? जर्मनी से लिया गया था। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए थे? रूस से लिए गए थे। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए थे? तो अमेरिका से लिए गए थे। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से लिए गए हैं। ये सब आपको याद होना चाहिए। एक प्रश्न यहाँ से आएगा पॉलिटी में, क्लियर है दोस्तों, समझ लीजिए, है ना। मौलिक अधिकारों को कहाँ से लिया गया? ये आ गया, देखिए अमेरिका से लिया गया है। ब्रिटेन से क्या ली गई है? द्विसदनात्मक संस्था ली गई है ब्रिटेन से। सदनात्मक जो व्यवस्था है द्विसदन की, वह ब्रिटेन से ही ली गई है। आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत, जर्मनी से आपातकाल लिया गया है। आपातकाल कौन से वाले अनुच्छेद में है? बहुत नॉर्मल प्रश्न है दोस्तों, इनको जरूर याद कर लीजिएगा। सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस राज्य में है? केरल में है, सिक्किम में है, बिहार में, इनमें से कोई नहीं। तो केरल ही दोस्तों सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राज्य है, और केरल में ही सबसे ज्यादा लिंगानुपात है। 1024 महिलाएं 1000 पुरुष पर हैं। सबसे कम कहाँ है? तो हरियाणा में, क्लियर। भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? भारत का पिट्सबर्ग दोस्तों जमशेदपुर को कहा जाता है। बेगूसराय, बलिया, इनमें से कोई नहीं। तो इनका जो आंसर है वह जमशेदपुर हो जाएगा। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, केरल, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है? जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। कानपुर किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा, यमुना, सरयू या संगम के? तो कानपुर किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? कानपुर गंगा नदी के तट पर स्थित है, क्लियर। चलिए, सरयू अयोध्या के किनारे है, याद रखिएगा। सॉरी, अयोध्या के उत्तर, मतलब सरयू नदी के किनारे पर है अयोध्या। मनपा जनजाति कहाँ पाई जाती है? मूनपा या मनपा, ये भी आता है दोस्तों, याद रखिएगा। मूनपा या मनपा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मनपा, मनपा या मूनपा, दोनों आ सकते हैं। ये कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, 1 और 2, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो यह दरअसल 1 और 2 दोनों हैं, क्लियर। तेलंगाना विधान परिषद में सीटों की संख्या कितनी है? 40, 41, 42, 43। तो तेलंगाना विधान परिषदों में सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों? 40, क्लियर। कितनी है? 40। कोयला नगरी किसको कहा जाता है? धनबाद, जमशेदपुर, भुवनेश्वर, इनमें से कोई नहीं। कोयला नगरी किसको कहा जाता है दोस्तों? धनबाद को कोयला नगरी कहा जाता है।
पवन चक्की किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? सरल प्रश्न है दोस्तों, आप लोग बता देंगे। डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इनमें से कोई नहीं तो डेनमार्क। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? रोम, जर्मनी, फ्रांस, इनमें से कोई नहीं। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? तो रोम में है। कहाँ पर है? रोम में। क्लियर। जैविक रोम इटली, इटली आ जाए तो कंफ्यूज मत होना दोस्तों। जैविक विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 22 मई, 23 मई, 24 मई, 25 मई। ऑप्शन ऐसे ही आते हैं दोस्तों, इसीलिए याद रखिएगा। जैविक विविधता देश एक विविधता दिवस एक महत्वपूर्ण दिवस है जो कि 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मई को। चोल मंदिर कहाँ पर हैं? कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। चोल मंदिरों की विशेषता दोस्तों क्या थी? चोल मंदिर द्रविड़ शैली के मंदिर हुआ करते थे अधिकतम। ये कर्नाटक में है। कहाँ पर है दोस्तों? कर्नाटक में। क्लियर। मध्य प्रदेश का मंदसौर शहर किस नदी के तट पर है? नर्मदा, चंबल, क्षिप्रा, सिवना। मध्य प्रदेश का मंदसौर शहर किस नदी के तट पर है? तो नर्मदा के तट पे है, चंबल, क्षिप्रा या सिवना के तट पर है। तो जो मंदसौर शहर है दोस्तों वह सिवना के तट पर है। सिवना जो नदी है वह चंबल की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है, जो कि मंदसौर से निकलती है और मंदसौर शहर इसी सिवना के तट पर बसा हुआ है। चलिए दोस्तों, तो आज की जो अपनी क्लास है वह यहाँ समाप्त होती है। इसमें आप लोग बताइएगा कि आपने 25 में से कितने प्रश्नों को किया। टोटल 125 में आप लोगों कितने प्रश्न सही जा रहे हैं, ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और खुद आप लोग देख लें आपकी गलती कहाँ हो रही है। जहाँ पर आपकी गलती हो रही हो उसी हिसाब से आप लोग क्लासों को करें। विज्ञान में यदि गलती आपकी ज़्यादा निकल रही है तो विज्ञान वाली क्लासों को देखें। प्रबंधन में निकल रही है तो प्रबंधन तो पूरा का पूरा डल ही चुका है दोस्तों। हिंदी में समस्या है तो उसी टॉपिक के हिसाब से हिंदी वाले को आप लोग देख लें, है ना। और सामान्य ज्ञान की है तो सामान्य ज्ञान वाले को देख लें आप लोग। तो आप लोगों को और टेस्ट कैसा लगा ये भी बताइएगा दोस्तों। इसकी जो पीडीएफ है वह हम टेलीग्राम पर अब भी सेंड कर देंगे। जैसे ही क्लास समाप्त होगी 10 से 15 मिनट में उसमें पीडीएफ आ जाएगी, तो पीडीएफ को आप लोग ले लें। लेकिन उसके लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना जरूरी है, तो लिंक नीचे दिया गया है, टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में।